नमस्कार साथियों। आज पॉलिटी की नेक्स्ट सीरीज के बारे में बातचीत करेंगे। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे मूल अधिकारों पर। ठीक है, मूल अधिकार। इसके पहले हमारी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी। हम राष्ट्रपति पर चर्चा कर चुके हैं। हमने थोड़ा बहुत बातचीत की थी सिटीजनशिप पर, और हमने बातचीत की थी प्रीएम्बल पर, उद्देश्य पर, और अनुच्छेद अनुसूचियों पर बात की थी। तो धीरे धीरे मतलब देख रहे हैं कि पहले छोटे छोटे सवाल कहाँ से निकाले जा सकते हैं। फिर मूल अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है ना। तो इस पर जो बेसिक बातें हैं उस पर एक ओवरव्यू लेंगे और कुछ सवालों को देखेंगे। ठीक है ना। एक बार अगर आपको मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, इसके बाद मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो आपकी जो सबसे ज़्यादा सवाल जिस पोर्शन से पूछे जाते हैं, अगर 10 सवाल मान लीजिए पॉलिटी से पूछे गए, तो करीब 50% जो है ना वो इतनी ये 3-4 टॉपिक में ही कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें प्रीएम्बल है, नागरिकता है, राष्ट्रपति हैं, और ये आपके अनुच्छेद अनुसूचियाँ और मूल अधिकार 51 तक। ठीक है, ये आपके इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। चलिए तो देखते हैं मूल अधिकार के बारे में। ये थोड़ा सा डेफिनेशन है, मूल अधिकार क्या होते हैं, व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स। पहले तो आपको जो फैक्ट हैं वो याद रखना है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में, मतलब तीसरा अध्याय, वर्णित भारत के नागरिक के लिए प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। मतलब सरकार इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, विशेष परिस्थितियों में लगा सकती है। ठीक है। इनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। ये अधिकार सभी भारत के नागरिकों नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो, एक तो आपको सुरक्षा कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों को, आपके फंडामेंटल राइट्स कौन बचाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये तीसरे भाग में वर्णित है। ठीक। अब एक बात ये थी कि अगर पूछा जाए आपसे कि जब संविधान बना था, मीन्स 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान बन गया था, इस तारीख को, और लागू होने वाली दिनांक मतलब आप जानते हैं 26 जनवरी 1950। तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। दूसरा फैक्ट याद करनी चाहिए आपको, लेकिन इसकी वजह से समस्या आ रही थी। ठीक है। तो संविधान का संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन नंबर है? 44 1979। तो आपको ये दोनों याद रखनी, डेट भी और कौन सा संशोधन हुआ था ये भी। क्रम पूछ सकता है आपसे कभी भी, क्योंकि अब सवालों का जो पैटर्न हो गया है वो ऐसा ही है कि आपको क्रमानुसार कब कौन सी चीज़ें हुई ये देखना है। जैसे पूछ लेगा कि आपातकाल कब लगा, फिर संशोधन का जो 44वां संशोधन है वो कब हुआ, फिर मौलिक अधिकार जो 7 थे 6 कब हुए। इस टाइप से कोई भी आपसे चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार था, द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है ना वो मौलिक अधिकार था। शब्द याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार। अब इसको जो है हटाकर अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का जो अधिकार होता है ना वो आपका कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। आप इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, मेरे मौलिक अधिकार को समापन किया जा रहा है। क्योंकि आप अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, क्योंकि वही आपकी रक्षा करता है। मौलिक अधिकार अगर आपके किसी प्रकार से बाधित होते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कुल इस प्रकार से आप देख सकते हैं, 7 थे तो एक हट गया तो 6 बचे।
तो ये देखिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। समता या समानता का अधिकार, हम जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28, 25, 26, 27, 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी सुधार 29-30, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है। और संवैधानिक अधिकार आपको आर्टिकल 32, जिसके तहत आप जाते हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचार, जिसके तहत आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अपनी बात कहते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, ठीक है। अब इन्हीं को विस्तार से थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ये समझने लायक चीज़ें हैं, पूछा जाता है कभी कभी। समता या समानता का अधिकार मैंने बताया, इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ठीक है। एक समान कानून सब पर लागू होगा, उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा, ठीक। तो विधि के समक्ष कोई भी विशेष नहीं है, सभी समान है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, आप ये शब्द ज़रा देखिएगा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, मतलब पांच प्रकार के भेदभाव की बात हमारे आर्टिकल 15 में बोली गई है। भेदभाव का निषेध किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 16 पे लोक नियोजन की बात की गई है, मतलब जब आप लोक नियोजन में आते हैं, सरकारी नौकरी में आते हैं या किसी सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं या अन्य प्रकार की पब्लिक जो भी किसी प्रकार की क्या कह सकते हैं उसको, नियोजन का मतलब किसी प्रकार से पब्लिक आप सेक्टर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उस पे विषय में अवसर की समता देता है, ठीक है ना, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, कोई पीछे ना रह जाए। और राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन, ठीक है ना, अगर आप किसी पद पर हैं, नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ठीक है। अब इसमें अपवाद क्या है? इसी में 16(1) है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें है कि SC जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST और OBC, इन सबको आरक्षण दिया जाएगा, साथ में महिला वगैरह का भी आरक्षण दिया जाएगा। भेदभाव कह सकते हैं, तो इसको सकारात्मक भेदभाव कहते हैं, मतलब हम उनको मतलब समान स्तर पर लाने के लिए भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सकारात्मक भेदभाव है, इसकी परमिशन संविधान देता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 ये अस्पष्टता का अंत बोलता है, ठीक है। अस्पष्टता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया, कि ये दंडनीय अपराध है अस्पष्टता, ठीक है ना। किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, छुआछूत की बात नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप किसी को रोक नहीं सकते, इसका बाकायदा प्रोविज़न किया गया है। आई थिंक सिविल अधिकार जो एक्ट है, जो नागरिक के जो अधिकार होते हैं, उसमें ये दंडनीय अपराध है अस्पष्टता। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति अपनी उपाधियों के बारे में ये नहीं आगे उपाधि लगाएगा इस प्रकार का, ताकि समान रूप से सब लोग समानता का एक स्तर बना सकें। लेकिन इसमें कुछ बातें, सेना या विधा लिखा हुआ विद्या संबंधी सम्मान के सिवा, सेना और विद्या संबंधी जनरल आपने देखा होगा, मेजर लगाते हैं, कर्नल लगाते हैं, PhD में डॉक्टर लगाते हैं, ये सब वगैरह जो होती हैं, ये इसलिए है ताकि लोग अधिक मोटिवेट हो, इसलिए इन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। लेकिन कोई ये नहीं लगा सकता कि अगर किसी को पद्मश्री मिल गया तो पद्मश्री शब्द आगे लिखकर पद्मश्री श्री इतना करके ये नहीं लिख सकता कोई, ठीक है। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से, ये बात याद रखिएगा, अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। मान लीजिए नोबेल प्राइज़ मिलना हमारे किसी, तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी, तब नोबेल प्राइज़ वो ले सकता है, ठीक। आगे चलते हैं।
इसमें बात की गई स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। 19 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा विस्तार में इसमें लिखवा दिया है थोड़ा। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं, ठीक। 7 मौलिक अधिकार थे तो 6 हो गए। इसी प्रकार से 7 तरह की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब 6 हैं। तो इसको अलग अलग देखेंगे। 19A बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसी में प्रेस का वर्णन है, प्रेस को बोलने दिया जाए, ठीक है। कई बार सरकारें जो है ना प्रेस पर प्रतिबंध लगाती हैं, तो बोलने की स्वतंत्रता 19A से मिलती है। 19 में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। आप सभा कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। आप किसी प्रकार के संघ की बात कर सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन इसमें इनर लाइन परमिट और जैसे किसी विशेष क्षेत्र में जाने की विशेष परमिशन चाहिए, तो वो क्षेत्र शामिल नहीं है। अपवाद वाले क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हैं, सामान्य क्षेत्र ही केवल शामिल है, ठीक। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। अपवाद जम्मू कश्मीर नहीं, ये तो अब इरेज हो गया है, लगता है छपा रह गया इसमें। अब आप निर्बाध रूप से कहीं भी जा सकते हैं, बस सकते हैं, बस वहाँ की राज्य सरकार कुछ उसमें अपने उचित रूप से कुछ आपके ऊपर वो लगा सकती है, एक प्रकार के पाबंद लगा सकती है, वो भी कानूनी रूप से, कि कोई विशेष सांस्कृतिक बदलाव हो रहा हो या कोई विशेष समस्या आ रही हो क्षेत्र में, तो उस आधार पर केवल, ठीक है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, और 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। आप कोई भी व्यापार कहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा उसमें युक्त प्रतिबंध रहते हैं कि मान लीजिए ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति सब जगह व्यापार करने लगे, या यहाँ के व्यक्ति या मतलब वो जनजातीय क्षेत्रों में जाकर अपना प्रभाव जमाने लगे, तो इस चीज़ की थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखा गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार भी मैंने आपको बताया, ये उधर से भी हट गया है और ये आपका इधर से भी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब 6 बचे हुए हैं। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, सीधा मिलान करने के लिए आता है, ठीक है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अब लोग सोचते हैं कि एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी बस, लेकिन धाराएं अलग अलग हो सकती हैं, और अलग अलग धारा का मतलब होता है कि आपने उस कृत्य में किस प्रकार का आपने अपराध किया है। इसलिए आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को उसमें सज़ा मिलती है, दूसरे उसी केस में दूसरे मामले में सज़ा मिल जाती है। केस अलग अलग होता है। आपने चोट मारी, आपका इरादा उसको जान से मारने का था, तो चोट मारने की सज़ा अलग होगी, आपको जान से मारने का इरादा वो अलग होगा, ठीक है ना। तो ये किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है, इसी की तरह सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनाने वाले कानून की तरह। निर्भया वाले केस में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने देखा होगा 16 वर्ष तक बच्चों की जुवेनाइल में संशोधन किया गया ना। वो इसीलिए था क्योंकि वो जो जिसको सज़ा हुई थी वो 18 साल की एज पूरी नहीं कर रहा था। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो 20 है ना, उसके साथ ये पूरी बातें आप एज इट इज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको जब ये ज़्यादातर मिलान करने के लिए आएगा सवाल, ठीक है ना, तो आप ताकि आसानी से मिलान कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ये बहुत विस्तृत है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ आता है, पर्यावरण का संरक्षण,
आपकी मतलब प्राइवेसी का पुट्टा स्वामी केस जो अभी हाल में हुआ था उसका संरक्षण, ये सब इसके अंतर्गत है, शामिल है। मैंने आपको बताया था 19 आर्टिकल 19 और 21 ज़्यादातर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो 19 और 21 को आधार बनाए हुए हैं, दोनों को आधार बनाकर दिए जाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 21 का 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। अब ये देख लीजिए, अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु वाला है तो उसको ये केवल अधिकार कानूनी ही नहीं है, कानूनी रूप से, बल्कि संवैधानिक रूप से भी उसका अधिकार है कि उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये डाला गया था 86 संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। ठीक है, तो इसमें कुछ है, हिरासत में लेने कारण बताना होगा वगैरह वगैरह, इसको आप देख लीजिएगा। ये बहुत नहीं, इसमें केवल आपसे मैच जो है उसको कराने के लिए पूछा जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 22। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि उसको अधिक से अधिक कितनी जेल हो सकती है। और ये पूछा नहीं जाएगा, इस टाइप के सवाल पीसीएस में नहीं पूछे जाते हैं, और ना ही इनका बहुत स्कोप है, बस जानकारी के लिए है ये आपके। जो इम्पोर्टेंट है वो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, मतलब तस्करी हो रही है मानव की, ये सब इसमें, और अनावश्यक श्रम करवाया जा रहा है उससे, उसका शोषण किया जा रहा है, तो ये दंडनीय अपराध है, बेगारी नहीं करा सकता कोई। तो ये आर्टिकल 23 है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल 24 है। आप जानते हैं बच्चों पर विशेष ध्यान रहता है सरकार का। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष ये याद रखिएगा, नहीं आप 18 वर्ष समझ के कॉमन सेंस लगाएं। 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, जैसे 16 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़े बहुत जोखिम हो सकते हैं उसमें। जो 14 से 16 वाले हैं ये कुछ अपने घर के काम में मदद ले सकते हैं, तो इस प्रकार के एक्ट बने हुए हैं। लेकिन 14 वर्ष से छोटे बच्चे, उसको कहीं पर नहीं लिया जा सकता, इसलिए तो 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। पहले आपको इतना पढ़ाना ही है, इसके बाद आप कोई काम लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद, ये देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक। ठीक है, आर्टिकल 25 अंतःकरण को धर्म को अबाध रूप से मानने, मतलब कोई व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई कार्य वो कर रहा है तो धार्मिक कार्य अपने कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसको आप एज इट इज़ एक बार बस पढ़ लीजिएगा, ये आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा, ये मैच कराने के लिए ज़्यादा पूछा जाता है पीसीएस प्री के हिसाब से। ठीक है, और जब बहुत आप मेंस में जाएंगे तो केवल इन आर्टिकल का जिक्र करिएगा, और मेंस पे जो हॉट टॉपिक्स चल रहे होंगे उनका प्रयोग किया जाता है। ये तो ज़्यादातर किताबी बातें हो गई, ये उस तरीके से सवालों को नहीं पूछा जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 28 रह गया, राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी, मतलब समझ रहे हैं, राज्य सरकार अगर कोई पैसा दे दे किसी संस्था संस्थान में तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बात नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी वहाँ पर, ना किसी जो वहाँ के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें लिखा हो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यकों के
हित के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कोई अल्पसंख्यक वर्ग भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, ठीक है ना। केवल भाषा, जाति, धर्म। तो अल्पसंख्यक के लिए आर्टिकल 29 और अल्पसंख्यक के लिए आर्टिकल 30। शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की, आपने देखा होंगे मदरसे वदरसे का बड़ा चर्चा चलता रहता है, तो ये सब आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 से रिलेटेड है, ठीक। तो बस ये ओवरव्यू एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है वो है आपका आर्टिकल 32, ठीक है। ये इसके तहत मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। 31 जो है ये इसमें संपत्ति शामिल थी, तो इसको कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया, इसका पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये 300A में जोड़ दिया गया, ठीक है। समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया। आप रेट डाल सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, अगर कोई नहीं सुन रहा, उच्च न्यायालय में भी डाल सकते हैं 226 आर्टिकल के तहत, ठीक है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये आपको दोनों आर्टिकल याद होने चाहिए। इस संदर्भ में 5 तरह के रेट निकालने की शक्ति दी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। इनकी इंग्लिश थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, उससे भी सीधे सीधे पूछ दिया जाता है। हार्बीज कॉर्पस, ठीक है। और कुछ ऐसे ही एक इंग्लिश में शब्द रहते हैं, तो एक बार इसकी मैंने इंग्लिश यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो ये अगर आप लिख लेंगे ना, तो कभी कभी इंग्लिश के वर्ड डायरेक्ट डाल देते हैं वो, तो मैच कराने में आपको आसानी रहेगी। और इंग्लिश अगर लिखी रहेगी बगल से तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ये सीधे सीधे मैच कराने के लिए आता है आंसर, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। इस पर थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है कि ये 5 तरीके के हमारे रिट हम सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं अपने अधिकारों को लेकर, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान से लिया गया है, क्या लिया गया है ये लिखना भूल गया। ये जो मूल अधिकार है हमारे या मौलिक अधिकार है, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। वहाँ पर इसको अधिकार पत्र बोलते हैं, तो वही अधिकार पत्र यहाँ मूल अधिकार के रूप में है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ये भी याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35, ठीक है ना। इसमें 31 नहीं है, 31 का निरसन हो गया, समाप्त कर दिया गया उसको, ठीक। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा बात ये है कि इसको थोड़ा सा जब हम राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे, आपातकाल जब पढ़ेंगे तो हमारे मूल अधिकार कैसे प्रभावित होते हैं वहाँ पर इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है, 358, 359 राष्ट्रपति के तहत नोटिफिकेशन देते हैं कि कौन से आर्टिकल इस समय आप उन अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये वगैरह वगैरह बातें हम जब राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे तब वहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे थोड़ा कुछ सवाल देख लेते हैं। कुछ बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं मूल अधिकार से, ठीक है। हम थोड़ा सा भटकना नहीं चाहते, इसलिए बहुत डिस्कस नहीं किया मैंने कि ये सब चीज़ें क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा। जब हम सुप्रीम कोर्ट की रिट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मैंने अभी बताया 12 से 35, ठीक है। इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये कितना सिंपल सवाल है। किस संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पष्टता किसमें शामिल है? शोषण के विरुद्ध मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, 23-24। स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बताया था 19 से लेकर 22, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार केवल 32, समता का अधिकार 14 से लेकर 18, ठीक। तो समता का अधिकार के तहत
अस्पष्टता शामिल होती है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में अस्पष्टता का निवारण निम्न से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? अब देखिए, इसको आप समझने की बात है कि कानून बनाकर, कानून बनाया है हमने ताकि किसी को मतलब कोई अस्पष्टता कर रहा हो तो वो सजा दी जाए, तो ये तो सही लगता है। कानून बनाकर चीज़ों का निवारण किया जा सकता है एक सीमा तक। शिक्षा की उन्नति द्वारा, सही बात है, अगर लोग शिक्षित होंगे तो खुद ही भेदभाव करना बंद कर देंगे, तो ये तो पॉजिटिव शब्द है, ये कहीं भी डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जन जागरण के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे, ये भी बहुत पॉजिटिव बात है। तो कुल मिलाकर जो इसमें है, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जागरूकता द्वारा, ये सामान्य शब्द, ये दोनों तो होना ही चाहिए, 2 और 3, तो ये नहीं होना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, आप खुद जानते हैं, कॉमन सेंस लगाइए कि कितनी नौकरियां ही निकलती हैं, मात्र 0.34% तो केवल नौकरियां हैं टोटल। तो इससे अस्पष्टता कैसे हैंडल होगी? मान लीजिए 99% नौकरियां होती गवर्नमेंट सेक्टर में और सब पर हम नियम लगाते, तो एक तरह संभव हो सकता था, लेकिन वो एक काल्पनिक बात है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती जब तक आपको जागरूक नहीं किया जाएगा। ठीक है, कानून बनाकर एक सीमा तक आप उनको रोक सकते हैं। ठीक है ना, जैसा मैं दहेज का कानून बनाया तो दहेज के अब केस कम होने लगे, हालांकि उसके थोड़ा सा विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन तब भी हमने दहेज आज रुका है। सती प्रथा कानून रुका, कानून बना हुआ है, लेकिन आज सती प्रथा कहीं नहीं होती, क्योंकि हमने जन जागरूक कर दिया है लोगों को, खुद ही लोग मना करने लगेंगे। शिक्षा की उन्नति हमने कर दी इसलिए। ठीक है, तो ये दोनों बातें तो जरूरी है, कानून भी इसमें सही है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मैंने बोला है आपसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इसका विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, और 19 और 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है वो अनुच्छेद 21 की बात है। ठीक, हाँ, तो लेक्चर समाप्त हो गया। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि मौलिक अधिकार से ज़्यादातर जो सवाल यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं वो या तो मैचिंग संबंधित होते हैं, या फिर क्या बातें उसमें मौखिक रूप से कही गई हैं सिंपली उनसे मैच कराने के लिए होते हैं, या डायरेक्टली अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, संवैधानिक उपचार क्या है, ये सब चीज़ों की बात उसमें की गई है। तो इतना ही हमको पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमको मौलिक अधिकार में नहीं पढ़ना है। मौलिक अधिकार में अगर आप इतना कवर कर लेंगे तो आप लगभग सभी सवाल जो है ना आपके पकड़ में होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।